देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। पीएम मोदी की बोरिस जॉनसन के साथ वर्चुअल समिट होगी। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल समिट करने जा रहे हैं। महामारी से लड़ने के लिए वैश्विक प्रयासों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान रोड मैप 2030 को भी लॉन्च किया जाएगा। रोड मैप 2030 का मकसद भारत ब्रिटेन रिश्तों को मजबूत करना है। तो ये बड़ी खबर, शिखर सम्मेलन जिसमें कि रोड मैप 2030 को लेकर तो चर्चा होगी ही, साथ ही साथ भारत में जो आपदा हम देख रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, ऐसे में दोस्ती कितनी निभाते हैं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि हर मदद देने का जो है आश्वासन बोरिस जॉनसन की ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया, लेकिन अब 2030 का रोड मैप तैयार होना है। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते कितने मजबूत हो, किन पिलर्स पर इन रिश्तों को रखा जाएगा, ये तमाम चीजें इस बैठक में, इस समिट में चर्चा की जाएंगी। तो यूपी में शराब पीने वालों के लिए ये एक खराब खबर है, क्योंकि अब कोरोना सेस शराब पर लगाया जाएगा और जाम यूपी में महंगा हो जाएगा। 10 से 40 रुपए तक कीमत बढ़ जाएगी। लॉकडाउन से सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा है। भरपाई के लिए शराब पर कोरोना सेस लगाया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर उन तमाम लोगों के लिए जो जाम के शौकीन है उत्तर प्रदेश में, अब अपनी पॉकेट ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। 10 से 40 रुपए कोरोना सेस जो है बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब जो जाम है महंगा हो गया है उत्तर प्रदेश में। सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि राजस्व को नुकसान हो रहा था और एकमात्र विकल्प बचा, जिसके बाद सरकार ने शराब पर कोरोना सेस लगा दिया है और अब उत्तर प्रदेश में शराब के जो दाम हैं वो बढ़ गए हैं। नीलेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उनके पास चलते हैं। नीलेश, एक अच्छा फैसला भी है, ऐसे समय में ऐसी चीज पर कोरोना सेस लगाया गया है जिस पर विपक्ष ना तो सवाल खड़े कर पाएगा ना लोग सवाल खड़े कर पाएंगे। अगर आपको जाम के इतने शौकीन हैं, आपको पीना है, तो आपको महंगा भी लेना पड़ेगा, यानी कि आपको ज्यादा पॉकेट ढीली करनी पड़ेगी। कितने सेस लगाया गया है, कब से लागू होने जा रहे हैं और किस तरीके से राजस्व का आप देख रहे हैं कि भरपाई हो पाएगी जो नुकसान हम बीते दिनों से देख रहे हैं? देखिए सपना, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये फैसला लिया है काफ़ी बड़ा और अहम फैसला, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में अगर शराब के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो ठीक है, क्योंकि लगातार जो शराब के शौकीन लोग हैं उनको शराब चाहिए, चाहे वो 10 रुपए और 40 रुपए महंगी क्यों ना कर दी जाए। तो जो आबकारी नीति 2021 और 22 है उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का टैक्स बढ़ाया गया। 40 रुपए उन शराब के ब्रांडों पर लगाया गया जो विदेश से ब्रांड उत्तर प्रदेश लाए जाते हैं, उन पर 40 रुपए का टैक्स बढ़ाया गया है। जो स्कॉच है उस पर 10 रुपए का टैक्स बढ़ाया गया है। जो लोकल में दारू बनती है या शराब बनती है उस पर 30 रुपए का टैक्स बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि शराब के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार राजस्व में बढ़ोतरी करना चाहती है। वर्ष 2020 में जब उत्तर प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दी थी और पूरे देश को लॉकडाउन करना पड़ा था, तो ऐसी स्थिति में जितने भी शराब की दुकानें थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। हालांकि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया, शराब की दुकान खोली गई। जैसे ही शराब की दुकानें खोली गई तो पूरे आंकड़ों को अगर हम देखें तो वो आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले थे। कई किलोमीटर लंबी लाइनें इसलिए लगी थी कि वो शराब खरीद सकें। तो ऐसे में ये फैसला सरकार की तरफ से जो आया है कि 10 से 40 रुपए का जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम चीज़ों की कमी चल रही, चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड हो, सरकार लगातार जो बिजनेस बंद है, व्यापार बंद है, उसकी वजह से सरकार का जो आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है उसको कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए जो कोरोना टैक्स कह सकते हैं कि शराब के ऊपर लगाया गया है। अब शराब के शौकीन लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अक्सर देखा जाता है कि जब शराब के ठेके में लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अब अगर वो जाते हैं तो कहीं 10 रुपए से 40 रुपए ज़्यादा उनको पे करना पड़ेगा। ये ठीक भी है, क्योंकि लगातार सरकार भी तमाम रुपए का विज्ञापन इसलिए लगाती है कि लोग शराब कम पिएं। शराब से लोगों को दिक्कत होती है, उसके बावजूद भी लोग शराब पीते हैं और शराब से एक बड़े पैमाने पर रेवेन्यू सरकार को जनरेट होता है। तो ऐसी स्थिति में 10 रुपए से 40 रुपए का जो टैक्स बढ़ाया गया है वो काफ़ी ठीक है, क्योंकि विपक्ष भी सवाल इसलिए नहीं करेगा क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता हैं जो लगातार सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि शराब को उत्तर प्रदेश में बैन किया जाए, लेकिन बैन कर पाना इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू रेट है आबकारी से वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में शराब को उत्तर प्रदेश में बैन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो जाहिर सी बात है उसमें टैक्स बढ़ाकर ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है।
बिल्कुल, और 1 अप्रैल 2021 को भी ऐसे ही हमने बढ़ोतरी देखी थी और एक बार फिर से सरकार ने इसी रास्ते को अपनाया है अपने राजस्व को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए। लेकिन नीलेश, एक बात और देखी जाती है, जब भी ऐसी अंग्रेजी शराब महंगी होती है या ऐसी लीगल शराब महंगी होती है तो उस शराब को ज्यादा तवज्जो मिलने लग जाता है जो कि गांव में भट्टियों में बनाई जाती है, देसी शराब जो होती है। और उससे नुकसान ये होता है कि हम देखते हैं कि जहरीली शराब से न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। उस पर भी रोक लगानी होगी, क्योंकि ये एक बहुत साधारण सी बात है जो हमने देखी है, हमने किताबों में देखी है, लोगों से सुनी है कि जो पीने वाला होता है वो पीता है, अगर वो इस बात का अमली है तो वो पिएगा। अगर उसको वहां महंगी मिल रही है, गांव देहात में कोई इतने खर्च ना करके, वो शराब ना खर्च करके ये देसी शराब खरीद लेगा, जिसका नुकसान उसकी सेहत पर होता है, जान तक चली जाती है। देखिए, बिल्कुल आबकारी विभाग को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस तरीके से शराब के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ये भट्टियां लगाकर जो है देसी शराब तैयार की जाती है, जिससे तमाम लोगों की हाल फिलहाल में मौत हुई, चाहे हम बाराबंकी की बात कर लें या कानपुर की बात करें, वाराणसी की बात करें, इन तमाम शहरों से लगातार खबरें आई कि जहरीली शराब पीने से लोग बीमार हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन किया गया है कि शराब को महंगा किया जाए। संशोधन के साथ एक बहुत जरूरी काम है कि जो आबकारी विभाग के जिम्मेदार हैं उनको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जगह जगह पर छापेमारी करें, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो। शहरी इलाके में भी लगातार देसी शराब की बिक्री के मामले सामने आते हैं, कई जगह पर कई कुंटल लहन को नष्ट किया जाता है। तो ऐसी स्थितियां ना बन पाए कि लोग महंगी शराब खरीदने की बजाय देसी शराब के चक्कर में पड़े, जो गांव में बनाई जाती है या फिर जो देसी तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो अल्कोहल की मात्रा होती है वो सुनिश्चित कर पाना बनाने वाले के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लहन किस तरीके का तैयार किया गया है, उसमें कौन से केमिकल का प्रयोग किया गया है, ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से लोग बीमार होते हैं, लोग जान गंवाते हैं। जरूरत रहेगी कि जब रेट बढ़े तो कहीं ना कहीं लोग नहीं समझते हैं और उसके बाद में देसी शराब का रुख करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कई लोगों की जान अब तक जहरीली शराब और देसी शराब के कारण जा चुकी है, जो कि लोकल भट्टियों में गांव देहात में बनाई जाती है। चलिए, एक अच्छा फैसला सरकार का जरूर है, लेकिन दूसरा पहलू भी इसका है, इस पर कैसे नियंत्रण सरकार करती है, प्रशासन करता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर कानपुर से है। जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित किए गए। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत में अच्छी बढ़त बनाई है, बाजी मारी है। 11 सीटों पर सपा के प्रत्याशी विजय हुए हैं, भाजपा के 8 उम्मीदवार जीते हैं। जिला पंचायत कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। बसपा समर्थित 6 जीते हैं, 7 निर्दलीय सदस्यों को भी जो है यहां जीत हासिल हुई है। तो पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है और समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है कि पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी को अच्छी बढ़त मिली है, अच्छे नतीजे नजर आए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और इनके असर 2022 के विधानसभा चुनाव पर कितने होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। अब जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी के कानपुर में 11 सीटें हासिल कर लेती है, 8 सीटें भाजपा के पास जाती हैं। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती लेकर आए हैं कि जहां आप इतनी मेहनत करने की बात कहते हैं, वहां कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ कितनी ढीली होती जा रही है, ये कांग्रेस को समझना होगा। सफाई का नाम पुकारा जाए वही आगे आए। ये बड़ी खबर कानपुर से आप देख रहे हैं। और सिर्फ कानपुर की बात नहीं करें, अगर हम पूरे प्रदेश की बात करते हैं तो 700 से ज्यादा सीटें सपा के खाते में जाती हैं, 600 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलती है, 300 से ज्यादा सीटें बसपा को मिल जाती है। लेकिन कांग्रेस के लिए यह चुनाव चिंता की लकीरें लेकर आया है कि आप कैसे जमीन को खोते जा रहे हैं। सूरज पांडे हमारे साथ कानपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। सूरज, समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिली है इन चुनावों में, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा निश्चित तौर पर जब 2022 में चुनाव है, यानी कि गांव में आप पकड़ बना रहे हैं। बीजेपी के लिए चिंता लेकर आए हैं ये चुनाव के नतीजे, क्योंकि बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, और जो कि अगर हम समाजवादी पार्टी से कंपेयर करते हैं, कांग्रेस को तो सोचने की जरूरत है कि आपका खाता तक नहीं खुला है, आप कहां स्टैंड करते हैं। कानपुर में फिलहाल स्थिति क्या है, और ये भी समझना चाहेंगे जो कानपुर के नतीजे आए हैं, क्योंकि अमूमन तौर पर पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि लोग लोकप्रिय चेहरे देखते हैं, या लोग देखते हैं कि हमारी साइड से कौन खड़ा हुआ है, बजाय इसके कि पार्टी कौन सी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल की मतगणना पूरी हो गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी की 13 सीटें आई हैं जिला पंचायत के लिए, तो वहीं भाजपा ने इसमें 8 सीटें प्राप्त की है यहाँ से। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने इसमें 5 सीटें यहाँ से मिली हुई हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें
तो 7 निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो जीत का आंकड़ा है वो 13 जरूर है, मगर पिछले बार की बात करें तो पिछले बार कानपुर महानगर की बात करते हैं तो वहां पर केवल भाजपा के पास 4 जिला पंचायत सदस्य की सीटें थी और इस बार बढ़कर ये 8 सीटें हो गई हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी और बसपा का ही ये जो 4 सीटें भाजपा को मिली हैं वो नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण का प्रकोप था, ऐसे में कहीं ना कहीं से जो भाजपा जो फाइट करना चाह रही थी वो उस तरीके से नहीं हो पाया। और लेकिन एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं से जब 2022 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी से भाजपा की बड़ी टक्कर सामने देखने को जरूर मिलेगी। थी बिल्कुल। और कौन कौन से मुद्दे कानपुर में हमने देखे सरोज की, कौन कौन से मुद्दे हावी रहे आम जनता के लिए, ग्रामीणों के लिए, क्योंकि ग्रामीणों के लिए ऐसे समय पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि उनके घर तक सड़क किसने पहुंचाई, उनके घर तक नल के जरिए जल किसने पहुंचाया। लोकप्रियता अपनी जगह, लेकिन ग्रामीण इतने भी समझदार होते हैं, वो देखते हैं कि अगर 5 साल में प्रधान ने इतना काम नहीं किया तो हम अगली बार प्रधान बदल देंगे, हमें ये प्रधान नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या की बात करें तो सड़कों की समस्या होती है, पानी की पेयजल की समस्या होती है, सीवर लाइन की समस्या होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं से वर्तमान में बताएं तो कानपुर के घाटमपुर में बिदनू से लेकर सगेती तक तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बिछाई जा रही है गाँव गाँव में पानी पहुंचाने के लिए, मगर ये कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं से सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को इसका जरूर नुकसान हुआ है। क्योंकि जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने पिछली बार भी ये वादा किया था कि गाँव गाँव तक पानी पहुंचा देंगे, सड़क पहुंचा देंगे, मगर उस तरीके का जो कार्य नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं से उसका जो ये असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बार लोगों ने, क्योंकि ग्रामीण चुनाव होता है, गांव गांव से लोग चुनाव लड़ते हैं और जिसके गांव में ज्यादा संख्या होती है उसके लोगों का ज्यादा रुझान होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से निर्दलीय भी यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में जीते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 13 की संख्या समाजवादी पार्टी की रही है, 8 की संख्या भाजपा की रही है, तो 5 बसपा के जीते हैं, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी 7 जीतकर जिला पंचायत सदस्य की सीट हासिल कर सके। ऐसे में कहीं ना कहीं से ये बात तो साफ है कि जिस तरीके से पार्टियां जो है वो अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में कामयाब रही हैं, ऐसे में दूसरी तरफ जो आम जनता है उसने निर्दलीय प्रत्याशियों पर भी अपना दाव जरूर लगाया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। खबर हरदोई से चुनावी नतीजों के बाद यहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। बीडीसी का चुनाव जीते प्रत्याशी ने सभी हदें पार कर दी हैं। गाजे बाजे के साथ यहां विजय जुलूस निकाला है, विजय जुलूस निकाला गया, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, वोट न देने वाले मतदाताओं के साथ गाली गलौज तक की गई, धमकाया गया। पीड़ितों ने पुलिस से लिखित में शिकायत की। अरवल पुलिस पर आरोपियों को शह देने का भी आरोप है। अरवल थाना क्षेत्र के मोर्चा रामनगर की ये पूरी घटना है। हरदोई से ये खबरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें, माफ कीजिएगा, चुनावी नतीजों के बाद कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी आपको देखिए बिना मास्क के दिखाई देंगे। और तो और जो यहाँ पर प्रत्याशी जीते हैं उन्होंने कुछ ग्रामीणों के साथ अभद्रता तक की है, क्योंकि वोट देना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। इसके बाद उनके साथ गाली गलौज की गई। उन तमाम ग्रामीणों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि जानबूझकर ये सब कराया जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खबर संभल से, प्रधान पद पर जीत के जश्न के बाद मारपीट हुई है, 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई घायल हुए हैं। नखासा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो संभल से खबर, प्रधान पद पर जीत के जश्न के बाद मारपीट हुई, 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई घायल हुए हैं। नखासा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। संभल से खबर, प्रधान पद पर जीत के बाद जश्न के बाद मारपीट हुई है। मार 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 हाथ मार।
खासा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। संभल से खबर, प्रधान पद पर जीत के जश्न के बाद ये मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई घायल हुए हैं। नखासा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। खबर मुरादाबाद से सब इंस्पेक्टर मयंक गोयल की दबंगई देखने को मिली। मास्क नहीं लगाने पर युवक के साथ मारपीट की है। अस्पताल के बाहर कहासुनी के बाद युवक को पीटा है। एसआई मयंक गोयल ने युवक को पिस्टल लेकर दौड़ाया भी है। सब इंस्पेक्टर ने एक महिला को भी धक्का दिया है। सब इंस्पेक्टर की दबंगई का सीसीटीवी में वीडियो ये कैद हुआ है। कटघर थाना के 10 सराय चौकी में तैनात हैं एसआई मयंक गोयल। तस्वीरें आप देखिए, एसआई की ये दबंगई देखने को मिली है। किस तरीके से देखिए युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। मास्क नहीं लगाया है, जिसके बाद इस तरीके से मारपीट की गई, थप्पड़ मारे गए हैं। और न केवल युवक के साथ बल्कि महिला के साथ भी अभद्रता पुलिस की ओर से की गई है। सवाल ऐसे में यह खड़ा हो जाता है कि कानून के दायरे में रहकर चीजें नहीं हो सकती हैं। अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा तो क्या इस तरीके से मारपीट की जा सकती है, हाथ उठाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल। चलो भीड़ मत लगाओ, चलो। मैं ऊपर नमाज पढ़ रही थी। ऊपर मेरी चाय वाले आए कि आपके भाई को नीचे मार रही है पुलिस। मैं जब नीचे आई तो देखा भाई को बहुत ज़्यादा पुलिस मार रही थी और पिस्टल दिखाकर ये कह रही तो मैं इससे ज़्यादा से मार दूँगी। क्यों मार रहे थे? वो मास्क की वजह से मार रहे थे, मास्क नहीं पहना हुआ था। जब आप सब कुछ वैसे हो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे यहाँ धक्का देकर गिरा दिया और मेरे ऊपर चढ़ने लगा, मतलब मारने लगे मुझे। और वो बाकी रिकॉर्डिंग है कैमरे में, आप देख लीजिए। आज शाम को थाना कटघर क्षेत्र में लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें पूर्ण करी जाएगी। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने युवक की मदद की है। युवक के ट्वीट पर पुलिस कमिश्नर ने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। एसीपी को मौके पर भेजकर युवक को ऑक्सीजन दिलाई। ऑक्सीजन की कमी से युवक की जान भी जा सकती थी, युवक की मां की जान जा सकती थी। युवक ने सीएम योगी और पुलिस कमिश्नर का आभार जताया है। निशांत शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। निशांत, एक अच्छा चेहरा यहाँ पर पुलिस का देखने को मिला है। खुद कमिश्नर ने ट्वीट पर रिएक्ट किया और इस तरीके से युवक की मदद की और युवक की मां की जान बचा ली। देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से जो पुलिस है, पुलिस विभाग है और पुलिस के जो पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह, लगातार लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं, लोगों के लिए मशीहा दिख रहे हैं। और जिस तरीके से पुलिस का जो चेहरा है, मानवीय चेहरा, वो लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं एक युवक के द्वारा ट्वीट किया गया था। ट्वीट करने के बाद अपनी मां के लिए, सांसों के लिए ऑक्सीजन की मांग की गई थी और उसके बाद तत्काल प्रभाव से सीपी को भी ट्वीट किया गया, मुख्यमंत्री को ट्वीट किया गया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर ने इस मामले का संज्ञान में लिया और तत्परता से एसीपी को मौके पर भेजकर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई। और वहीं जो युवक है उसने सराहना भी की है, धन्यवाद भी कहा है नोएडा पुलिस को, पुलिस कमिश्नर को। कहीं ना कहीं ऐसे कार्य को देखते हुए लगातार मानवता जो है पुलिस जो लगातार पेश कर रही है, पुलिस कमिश्नर का भी एक सराहनीय कार्य देखने को मिला है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर बरेली से, एसडीएम डॉक्टर प्रशांत कुमार की मौत हुई है। एयर एम्बुलेंस दिल्ली ले जाते समय उनका निधन हुआ। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनकी तबियत बिगड़ी थी। श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती थे। सर गंगाराम अस्पताल से ले जाते समय उनका निधन हुआ। 2 दिन से एयर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी। 2018 बैच के पीसीएस अधिकारी थे डॉक्टर प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार के निधन पर सीएम योगी ने दुख जाहिर किया है। बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।